तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। पॉलिटी का सेशन है और हम लोग बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में लॉ किस तरह से बनते हैं। तो इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने एक जो इसका बेसिक बैकग्राउंड है उस पर डिस्कशन किया कि मोशन क्या होता है, बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है और किस तरह से वो लागू होता है। लोकसभा और राज्यसभा में वो किन किन फेसेज या किन किन चरणों से होकर गुजरता है। लोकसभा उसे मंजूरी ना दे, राज्यसभा उसे मंजूरी ना दे या राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर ना करे तो क्या होगा, ये चीज़ें मैंने आपको बतानी है। यानी कि राष्ट्रपति की जो वीटो पावर्स होती हैं, पॉकेट वीटो या सस्पेंसिव वीटो या एब्सोल्यूट वीटो, राष्ट्रपति की जो वीटो पावर हमने कहाँ से ली है, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन लिए हैं, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन लिए हमने राष्ट्रपति की वीटो पावर, कमेंट करके बताइए मुझे, नहीं तो इस वीडियो को लास्ट में मैं बताऊँगा आपको। तो राष्ट्रपति की वीटो पावर की ज़रूरत कब पड़ती है, जॉइंट सेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, या दोनों हाउस में जब टकराव हो जाता है किसी बिल को लेकर के तो क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी बिल और निजी बिल ये क्या होते हैं, ये सामान्य बिल और विशेष बिल क्या होते हैं। कहते हैं ना, बिल के कितने प्रकार होते हैं या विधेयकों के कितने प्रकार होते हैं या कानूनों के कितने प्रकार होते हैं। ध्यान रखना, कानूनों के नहीं, विधेयकों के। कानून का तो एक ही प्रकार होता है, संसद ने जो भी कानून बनाया वो कानून ही है। विधेयकों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कहते हैं ना संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, कहते हैं ना धन विधेयक। तो विधेयकों के अलग अलग प्रकार होते हैं, ना कि कानूनों के अलग अलग प्रकार होते हैं। कानून एक सा ही होता है, एक ही होता है, अलग अलग तरह की उसमें बातें होती हैं लेकिन कानून एक ही होता है। ठीक है, तो अब देखें आप, दो तरह के बिल होते हैं, एक तो जनरल बिल और एक स्पेशल बिल। सिंपल सी बात है, जनरल बिल जिसके लिए सामान्य प्रोसेस चाहिए जिसको पास करने के लिए, और स्पेशल बिल या विशेष विधेयक जिसको पास करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर चाहिए। यहाँ पर मैंने देखो लिख भी रखा हो कुछ, यहाँ पर है, मैंने लिखा दो तरह के बिल होते हैं। नंबर एक जनरल बिल, जनरल बिल जो मनी बिल, फाइनेंस बिल या कॉन्स्टिट्यूशन बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ना हो। सामान्य विधेयक की अगर आपने परिभाषा देनी हो, ये आम विधेयक की परिभाषा आपने देनी हो, तो आप सिर्फ यही कहेंगे कि ऐसा विधेयक जो कि धन विधेयक या वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक ना हो, उसे कहते हैं हम सामान्य बिल। या ऐसा बिल जिसमें धन या वित्त या संविधान संशोधन से जुड़े कुछ पहलू ना हो, कोई या सभी पहलू ना हो, उसे हम कहेंगे सामान्य बिल, ये सामान्य विधेयक। और ऐसा विधेयक या स्पेशल बिल, स्पेशल बिल ऐसा विधेयक जो या तो मनी बिल हो या फाइनेंस बिल हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो। तो ये मनी बिल और फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होते हैं, इनका भी मैं डिस्कशन आपसे करूंगा अभी कुछ ही देर में। तो सबसे पहले दो तरह के बिल, एक जनरल बिल, जो जनरल फिर से बता दूं, सामान्य बिल या सामान्य विधेयक कौन, जो धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक ना हो। विशेष विधेयक कौन से हुए, जो धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक है। इनको विशेष विधेयक क्यों कहा जाता है, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। वो स्पेशल प्रोसीजर क्या है अभी बताऊंगा आपको। दूसरे बिल हुए निजी बिल और सरकारी बिल। मैंने लिखा ना दो तरह के बिल में, यहाँ निजी बिल और दूसरा सरकारी बिल। देखें, एक तो था हमारे पास ना धन की समस्या, किसकी समस्या, धन की समस्या है ना। गरीब कोचिंग सेंटर है हमारा और यूनिक है, नाम तो यूनिक ही है लेकिन गरीब कोचिंग सेंटर है। तो धन की समस्या है, तो स्मार्ट बोर्ड वगैरह हमारे पास है नहीं, बस ऐसे ही काम चला रहे हैं। मुझे उम्मीद है अगर कुछ दिख नहीं रहा हो तो जूम करके देख लेना, है ना। क्वालिटी पूरी है, पैसा नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पैसा आएगा फिर स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, है ना। जो भी आएगा आप पे खर्च होगा, ठीक है। आगे चले, मजाक कर रहे हैं। तो जब स्मार्ट बोर्ड नहीं होते थे तो इन्हीं से ही पढ़ाया जाता था और इन्हीं से पढ़ पढ़ के लोग आईएएस बने। लेकिन अब ज़माने के साथ चलना ठहरा तो फिर चलना ठहरा, है ना। ओके, तो दो तरह के बिल है। देखो भैया, हमारे हम हैं पहाड़ी, हम कौन है, पहाड़ी। और उत्तराखंड में हम लोग दो शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं पहाड़ में, एक बल और एक ठहरा, ठीक है ना। और हम 72 कहते हैं 72, है ना पांडे जी, हम 72 कहते हैं 72, ये पहचान है हमारी, है ना। और हमारी सबकी नाक मिलेगी आपको चपटी, है ना। जय उत्तराखंड। आगे चले भाई, तो कहाँ थे, हाँ, तो निजी बिल। अब निजी बिल और सरकारी बिल, इसको तवसुम बताएंगे। निजी बिल और सरकारी बिल में क्या अंतर, जल्दी, क्योंकि हम लोग वीडियो चला रहे हैं। निजी बिल वो बिल होते हैं जो किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा रखे जाते हैं, और सरकारी बिल वो बिल होते हैं जो किसी मंत्री द्वारा। ठीक है, शाबाश। जो बिल हाउस में सरकार के मंत्री के द्वारा रखा जाए उसे हम कहते हैं सरकारी बिल। किसी भी मंत्रालय का हो, मान लो कोई मतलब वाटर रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ कोई बिल है तो उसको वाटर रिसोर्स मिनिस्टर को ही रखना चाहिए। लेकिन अगर उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने भी रख दिया भाई, मेरी जगह ही आ गया, तो भी वो सरकारी बिल ही है। तो ऐसा बिल, हाउस में रखा जाने वाला ऐसा बिल जो सरकार के मंत्री के द्वारा रखा जाता है उसे हम कहते हैं सरकारी बिल। और ऐसा बिल जो किसी मंत्री के द्वारा नहीं रखा जाता है, किसी संसद सदस्य द्वारा रखा जाता है, मंत्री भी संसद का सदस्य होता है। अब ऐसा संसद सदस्य जो मंत्री नहीं है,
ऐसा संसद सदस्य जो सरकार में मंत्री नहीं है, वो जो बिल रखेगा उसे हम कहते हैं प्राइवेट बिल या निजी बिल। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाऊँ और जाके बिल रख दूँ, वहाँ अंदर घुसने भी नहीं देंगे ना, है ना। आप जा सकते हैं एज ए दर्शक विजिटर, आप जा सकते हैं, उसके लिए भी तमाम तरह के पास बनाने पड़ेंगे आपको। ऐसे थोड़ी एक फाइल लेके जाओगे, लो जी मेरा बिल रख लो, ना, ऐसे थोड़ी। तो जो संसद सदस्य हैं वो रख सकते हैं। अच्छा, अब देखो, समझ गए ना। तो संसद का कोई भी सदस्य बिल रख सकता है। अगर वो मंत्री नहीं है तो उसके द्वारा रखा हुआ बिल है निजी बिल, और अगर वो मंत्री है तो उसके द्वारा रखा हुआ बिल जो है वो सरकारी बिल है। ओके, सरकारी बिल जब रखा जाएगा तो आपको पता ही है कैबिनेट उसको मंजूरी देगी, पहले उसको कैबिनेट मंजूरी देगी। अगर मंत्री खुद ही मुंह उठा के चला रहा है कि लो जी मैं अपना बिल रखूँगा, इसका मतलब क्या है कि जो सरकार में जो सामूहिकता का सिद्धांत है ना, कि सरकार में सामूहिकता का सिद्धांत का मतलब क्या है, एक नाव है जिसमें सभी एक साथ तैर रहे हैं और सभी एक साथ डूब रहे हैं, तो उसका उल्लंघन हो जाएगा, है ना। तो खैर तो साहब अगर आपसे कोई ये पूछे कि साहब मंत्री अपने आप आ जाएगा ना, कैबिनेट उसको मंजूरी देती है ना, कैबिनेट मंजूरी दे रही है, इसका मतलब पीएम या सीएम की जानकारी में वो चीज़ है। अब इसमें दो अंतर हो रहे हैं। जो निजी बिल है उसको हाउस में रखने से पहले 30 दिन का नोटिस देना होगा, यानी कि आप लोकसभा या राज्यसभा या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद में उसको रखना चाह रहे हैं, तो आपको पीठासीन जानते हो ना बेटा, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, तो 30 दिन पहले, कम से कम 30 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा कि भाई मैं फला बिल जो है वो इसमें रखना चाह रहा हूँ। अब जो पीठासीन है उसने कहा नहीं भी हम इस बिल को रखने की इजाज़त नहीं देंगे, उसने कहा हम इस बिल को रखने की इजाज़त नहीं देंगे, तो क्या होगा, वो कहा ठीक है साहब वोटिंग कराओ। वो क्या कहेगा, वोटिंग कराओ। तो भाई साहब ये प्रोसेस है, संसद सदस्य का अधिकार है कि वोटिंग की मांग कर सकता है। ठीक है भाई, उसको बताया जाएगा फला दिन अपना बिल लेकर आ जाना और इससे वोटिंग होगी। मैं हाउस में एक लाइन का प्रस्ताव रखूंगा, पीठासीन जो है हाउस में एक लाइन का प्रस्ताव रहेगा कि भाई गुलफाम अली फला क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य ये बिल रखना चाह रहे हैं, प्राइवेट बिल के रूप में रखना चाह रहे हैं। हाउस से मेरा आग्रह है कि जो इसके फेवर में है कि बिल रखा जाए वो कहें यस, तो कहें यस, और जो इसके फेवर में वो कहें नो तो नो। अब यस वाली आवाज़ तेज है तो बिल रख लो, और नो वाली आवाज़ तेज है तो बिल ना रखो, ठीक है ना साहब, जो भी है। यानी कि हाउस अगर पीठासीन ने मना कर दिया कि हम इसको पेश करने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन हाउस कहता, वोटिंग कहती है कि नहीं भी इस बिल रखा जाएगा, तो बिल वो रखा जाएगा, ठीक है साहब। अच्छा, अब यहीं पर जो मैंने कहा ना से यस से नो, तो ये क्या है, पांडे जी क्या कहते हैं इसको संसद में, हाँ तुम पांडे जी हो, तुम तबस्सुम हो, तुम थोड़ा उनको भी तो बदल ले लो, सवाल ध्वनिमत, वेरी गुड, तो इसको कहते हैं ध्वनिमत। संसद में बिल पास करने के कई सारे के तरीके हैं। एक तो वोटिंग कैसे होती है, पैम्पलेट पे, बैलेट पेपर पे ना, हाथ उठा के फिर हाथ गिने जाते हैं, कोई 2 खड़े कर दे तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोई 2 खड़े करते हैं ना, तो हाथ खड़े करे जाते हैं, ठीक है ना, वो काउंटिंग होती है, ठीक है, तो वो वोट पड़ेगा साहब। एक होता है ध्वनिमत, क्या होता है ध्वनिमत, तो उसमें अध्यक्ष जो है अंदाज़ा लगाता है शोर का कि किसने यस कहा और कितने लोगों ने नो कहा, ठीक है ना। इसमें अक्सर गड़बड़ी हो जाती है, अक्सर पीठासीन पर पक्षपात का आरोप लग जाता है, नहीं साहब ना कहने वाले ज़्यादा थे, हाँ कहने वाले ज़्यादा थे, लेकिन उसने जो कह दिया वही होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं बेटा, जब हाँ और ना की आवाज़ से वो अंदाज़ा लगाता है तो उसे कहते हैं ध्वनिमत, ओके। तो अच्छा, अब जो संसद सदस्य है ना, हालांकि हम बिल की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा तरीका ये है कि मेरे दिमाग में फिर जो चीज़ें आती हैं ना लेसन प्लान से थोड़ी सी अलग अलग भी होती हैं, और मुझे पता है कि ये बात आज याद आ गई है, कल को याद नहीं आएगी, तो मैं बताता चलता हूँ। और मैं क्या बता रहा था, मैं खुद ही भूल गया। हाँ, मैं बता रहा था कि संसद सदस्य मांग करते रहे कि साहब ध्वनिमत से नहीं, वैसे वोटिंग कराओ हाथ खड़े करके, लेकिन अगर चेयरपर्सन ने कहा भाई मैं ध्वनिमत से कराऊंगा तो कराऊंगा, ये उसका विशेष अधिकार है, ठीक है, ओके। तो खैर, तो 2 तरह के बिल हो गए, निजी बिल और सरकारी बिल। सरकारी बिल को हाउस में रखने से पहले ना तो नोटिस देने की ज़रूरत है और ना ही पूर्व सूचना की ज़रूरत है, ठीक है साहब, ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो हाउस में आ गया, हाउस में जब आ गया, देखो इसको ऐसा समझो, निजी बिल को 30 दिन पहले का नोटिस देना ज़रूरी है, सरकारी बिल को नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। मंत्री आज सुबह आए और उन्होंने लोकसभा सचिवालय में अपना बिल जमा कराया कि भाई आज इस पर डिस्कशन करवाओ, ठीक है साहब। अब वो जो पीठासीन है उसने कहा भाई इस बिल पर जो है कि डिस्कशन होगा, अब उसने मंजूरी दे दी कि हाँ भाई डिस्कशन होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाउस उसका विरोध कर रहा करता है, लेकिन पीठासीन ने क्या, अच्छा ध्यान सुनना, पीठासीन ने मंजूरी दे दी कि ठीक है बिल रखो, वो रखा जाएगा, डिस्कशन होगा, हाउस विरोध करता रहे उसका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चेयरपर्सन ने, फिर से बता दूं बेटे, पीठासीन लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा सभापति, पीठासीन उसको मंजूरी नहीं दे रहा कि मैं इस पर डिस्कशन नहीं कराऊंगा, तो फिर जिसने बिल रखा है, चाहे वो मंत्री हो या प्राइवेट बिल हो, कहेगा साहब इस पर वोटिंग कराओ, क्या कराओ, वोटिंग। वो वोटिंग की मांग कर सकता है, वोटिंग करानी पड़ेगी, बिल रखा जाए या ना रखा जाए, ठीक है साहब, ओके। तो 2 तरह के बिल हुए,
निजी बिल और सरकारी बिल। मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद रहेगा, निजी बिल को 30 दिन पहले सूचना देनी है, सरकारी बिल को सूचना नहीं देनी है, ठीक है। फिर जनरल बिल और स्पेशल बिल। जनरल बिल और स्पेशल बिल मैंने आपको बता दिए। सामान्य विधेयक वो हैं जिनमें वित्त, धन या संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ कोई मसला नहीं है, ठीक है। और विशेष विधेयक वो हैं जिनमें वित्त, धन या संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ कोई मसला है। अब यहाँ पर आ गया मैं, जो सिंपल बिल हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है। जो सामान्य विधेयक हैं, सिंपल देख रहे हैं ना, सिंपल बिल प्रोसेस, जो सामान्य विधेयक हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है। देखिए इसमें मैंने यहाँ लिखा है आर्टिकल 107(1), किधर गया, किधर गया, ये है ना। लग रहा है स्मार्ट बोर्ड लेना ही पड़ेगा। कमेंट करना, क्या स्मार्ट बोर्ड ले लो, ठीक है, ठीक है, ठीक, कमेंट करना आप लोग, है ना। आप लोग अगर 3 लोगों ने कमेंट कर दिया ले लो तो मैं कल ले आऊँगा, ओके। तो आर्टिकल 107(1), आर्टिकल 107 का जो फर्स्ट क्लॉज है, आर्टिकल 107 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो कह रहा है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में आर्टिकल 109 और 117 में कुछ प्रोविज़न है। धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में आर्टिकल 109 और 117 में कुछ प्रोविज़न है, ठीक है ना। अगर कोई बिल धन विधेयक या वित्त विधेयक है तो आपने 109 और 117 के प्रोविज़न मानने होंगे। हिंदी में कहते हैं इसको उपबंध। फिर से सुन लो, आर्टिकल 107 जो है वो बिल किस तरह से पास होगा उसके प्रोसेस को बता रहा है। आपसे पूछ भी सकता है कि कौन सा अनुच्छेद किसी बिल को संसद में पास होने की प्रक्रिया को बताता है, तो ये बताता है आपका 107। कौन सा बिल धन विधेयक के बारे में स्पेशल प्रोसेस की बात करता है, तो 109। कौन सा बिल वित्त विधेयक के बारे में स्पेशल प्रोसेस की बात करता है, तो 117। हालांकि धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है वो आर्टिकल 110 में दी गई है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, लिखाऊंगा अभी। धन विधेयक या मनी बिल की जो परिभाषा दी गई है वो आर्टिकल 110 में दी गई है, लेकिन धन विधेयक के लिए प्रोसेस क्या होगा वो 109 में है, और वित्त विधेयक के लिए प्रोसेस क्या होगा वो 117 में है, और 107 जो है वो सामान्य विधेयकों के लिए है। फिर से समझ रहे मेरी बात ना, समझना जरूरी है, याद हो जाएगा। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में आर्टिकल 109 और 117 के प्रोविज़न के अधीन, यानी कि उसको मानते हुए बिल जो है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है। अब समझो इस बात को। उसने कहा कि धन विधेयक और वित्त विधेयक है, उसके बारे में आर्टिकल 109 और 117 में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उनको आपने मानना, उनके अधीन माने उनको आपने मानना है। उनको मानते हुए आप बिल को किसी भी हाउस से शुरू कर सकते हो, बिल को किसी भी हाउस से शुरू कर सकते हो। यानी कि आर्टिकल 107 ये कह रहा है कि आप बिल को किसी भी हाउस से शुरू कर सकते हो। बस ये है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक अगर है तो जरा आर्टिकल 109 और 117 का ध्यान रखना, ओके, ठीक है, चलिएगा। फिर आर्टिकल 107 का 2 क्या कह रहा है, आर्टिकल 108 और 109 के प्रोविज़न के अधीन, देखो फिर आ गया, आर्टिकल 108 और 109 के प्रोविज़न के अधीन किसी बिल को तब तक पास नहीं माना जाएगा जब तक दोनों हाउस उसे पास ना कर दें, ठीक है साहब। तो 107 का जो सेकंड पार्ट है वो ये कह रहा है कि 108 और 109 और 117 पर नज़र रखना, लेकिन किसी भी बिल को तब तक पास नहीं माना जाएगा जब तक कि दोनों हाउस उसे पास ना कर दें। तो आर्टिकल 107 क्या कह रहा है, लब बोलो आप कि बिल किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है और वो तभी पास होगा जब उसे दोनों हाउस पास कर दें, ओके, क्लियर है। यहाँ पर किसी ने कुछ पूछना है, चले। तो अब आर्टिकल आ गया 109, जो बार बार हम 109 की बात कर रहे हैं ना, आर्टिकल 109 आ गया। ये कह रहा है मनी बिल पर स्पेशल प्रोसीजर। जो धन विधेयक है, धन विधेयक की परिभाषा की बात कर लेते हैं पहले। आर्टिकल 110(1) में जो धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है ना, उसकी बात कर लेते हैं। बार बार वो यार धन विधेयक धन विधेयक धन विधेयक, तो आप जरा इधर ध्यान देना, किधर गया धन विधेयक की परिभाषा, ये है, ये यहाँ से शुरू की थी, कहाँ से शुरू की थी मैंने धन विधेयक की परिभाषा, यहाँ से शुरू की थी। आर्टिकल 110(1), आर्टिकल 110 का जो सब क्लॉज है 1, उसमें ये चीज़ दे रखी है, क्या है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल की डेफिनेशन। इसमें क्या चीज़ें हैं, कोई टैक्स लगाना, किसी टैक्स को हटाना। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ फिर सारी चीज़ बताऊँगा कि कोई भी बिल जो है मनी बिल कहलाएगा। कब कहलाएगा, आपने किसी टैक्स को लगाना हो, किसी टैक्स को हटाना हो, किसी टैक्स में कोई छूट देनी हो, किसी टैक्स में कोई संशोधन या बदलाव करना हो, ठीक है ना। आपने कर्ज लेना है या कोई और कर्ज लेना, उस कर्ज की गारंटी आपने देनी है। या एक तो मैं कर्ज ले रहा हूँ, एक मान लीजिए आप कर्ज ले रही हैं, लेकिन आप इनसे कर्ज ले रही हैं, लेकिन उस कर्ज की गारंटी कौन दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, है ना। कर्ज लेना या कर्ज की गारंटी देना, या अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली कोई वित्तीय बाध्यता, है ना। जैसे इसको कैसे कहेंगे कि भाई पांडे जी आप दोनों में झगड़ा चल रहा है ना, किसको कर्जदार बनाऊं, इनको बना दूं, है सोनू भाई आप में जो है झगड़ा चल रहा है, आपने इनसे कुछ पैसे लेने हैं, अब उस झगड़े को सुलझाने के लिए मैंने सोनू भाई से कहा कि देखो भाई अगर ये 3 महीने में पैसे नहीं देंगे तो ये पैसे मैं दूंगा,
ये पैसे एक तरह की गारंटी है, लेकिन उसने इस बात को और खोल दिया कि अगर ये पैसे आपके नहीं देंगे तो ये पैसा जो है वो मैं दूंगा। ठीक है, तो तभी वो कह रहा है कि अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली कोई वित्तीय बाध्यता। फिर आता संचित या आकस्मिक निधि की सुरक्षा। कॉन्सिलेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड आप लोग जानते ही हैं, मैंने पढ़ा भी रखा है पहले। यहाँ पर इसकी बात आई है तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। संचित निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि को आप कह सकते हो भारत सरकार का खजाना। भारत सरकार की जितनी भी इनकम जमा होती है वो सब इस खजाने में जमा होती है, और भारत सरकार के जितने भी खर्च होते हैं वो सभी इसी खजाने से होते हैं। अब इसको संचित निधि को कहते हैं। संचित निधि इसको इसलिए कहते हैं कि नंबर एक बात तो ये है कि अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग रिसोर्सेज से इसमें पैसा जमा होता है, संचय। ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश में इसका जो वर्जन है वो है कंसोलिडेटेड फंड। वहाँ पर इसका मतलब ये है कि संसद के कानून पास किए बिना इस खजाने से आप कोई पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो आप संचित निधि का मतलब समझ सकते हो सरकार का खजाना। और एक होता आकस्मिक निधि। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि घर में 5-6 हज़ार रुपये आप पड़े रखते हो, अचानक कोई बीमार हो गया, कोई गेस्ट आ गया, या कोई जो है ना, अगर तवस्सुम का घर है तो कोई फेरी वाला आ गया, है ना, वेंडर जिसे कहते हैं ना, कोई फेरी वाला आ गया, कुर्सी ले लो, रजाई गद्दे ले लो। मतलब तवस्सुम देना है, रजाई गद्दे हैं तो बहुत, लेकिन ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, इसको खरीदने हैं, पैसे तो है नहीं, तो 5-6 हज़ार पड़े, वो ख़त्म हो गए। शाम को भाई साहब आए, वो पैसे ख़त्म हो गए, अच्छा ख़त्म हो गए, चलो फिर 5-6 हज़ार और रख लो, पूर्ति हो गई। लेकिन भाई साहब को जवाब देना पड़ेगा कि भाई क्यों लिया, कितने का लिया। तुम्हें ये अधिकार है कि तुम खर्च कर सकते हो, 5-6 हज़ार घर में इसलिए रखें, लेकिन जवाब देना पड़ेगा क्यों लिया, इसकी ज़रूरत क्या थी, इतना महंगा क्यों लिया, वगैरह वगैरह। तभी अगली बार 5-6 हज़ार मिलेंगे, नहीं तो भाई साहब क्या कहेंगे, भाई यार असलम ये तो बहुत बद खर्च कर रही है, अले पैसा तू रखेगा, है ना। उसे बाइकों का शौक है, उसने मोबाइल में रिचार्ज करा लिया कि भैया नया प्लान आ गया था नया प्लान आ गया, ठीक है भाई, ओके चलें, ओके। अच्छा, शुरू में जब मोबाइल आए थे, शुरू में जब मोबाइल आम आदमी के पास आने लगे तो किसी से कर्जा मांगने जाओ ना, अब 100-50 रुपये कर्जा होता था। हम लोग जो पढ़ते थे, हम किसी को करोड़ थोड़ी दे देंगे, लाख 100-50 रुपये कर्जे होते थे। मैगजीन खरीदने के लिए पैसे लिए, चल मुझसे ले ले, है ना। पिक्चर देखने के लिए पैसे नहीं है, 12 रुपये का टिकट होता, चल मुझसे ले ले, अगली बार तू दिखा देगा। तो उसके पास 30 रुपये मेरे कर्जे गए हैं। अब मैंने पैसे मांगे, अरे यार पैसे थे तो मेरे पास, लेकिन यार 29 रुपये का प्लान आ गया एक नया, अभी मेरे मोबाइल में मैसेज आया 29 रुपये में इतने मिनट फ्री हैं, तो मैंने यार वो रिचार्ज करा लिया मैंने वो। अब तो पेटीएम आ गया। अच्छा, ये ऑनलाइन पेमेंट जो हम कर रहे हैं ना, उसकी एक दिक्कत पता क्या है। हमारे एक दोस्त हैं प्रीति जी, उन्होंने बताया कि जब हम पेटीएम या दूसरे जो भी ऐप हैं उनसे जब हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उससे हमारी बदखर्ची समझते हैं, बदखर्ची का मतलब फिजूल खर्ची, उसकी आदत पड़ रही है। जब हम जेब से कैश निकाल के देते हैं ना, उसकी एक मनोवैज्ञानिक है, कैश निकाल के देते हैं ना 500-500 के नोट, तो बड़ा दुखते से हैं, थोड़े से वो दुखते से हैं कि यार कितने पैसे जा रहे हैं ना, लेकिन वो उसमें तो ना ठट और डाला पिन ठट गए, है ना। हाँ भाई साहब, नहीं होता दर्द। लोग सुन रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हैं तो लोग सुन रहे हैं ना, हाँ ठीक है। चले, कहाँ थे, तो संचित निधि और आकस्मिक निधि आप लोग जानते ही हैं, ठीक है साहब। तो संचित निधि और आकस्मिक निधि हो गया, किधर थे, कहाँ खो गए, हाँ इधर थे। तो आप जो हैं, मैं क्या कह रहा था कि संचित निधि या आकस्मिक निधि की सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ठीक है ना, इसमें से कोई धन निकालना या इसमें कोई जमा करना। आप किसी कानून के द्वारा इन दोनों खजाने, कौन से खजाने, संचित निधि और आकस्मिक निधि में से कोई धन निकाल रहे हैं या इसमें कोई जमा कर रहे हैं, तो इससे जुड़ा हुआ कोई मामला है तो क्या कहेंगे, उसको मनी बिल कहेंगे। फिर है किसी खर्च को संचित निधि पर भारित यानी चार्ज घोषित करना। भाई यार ये तो बवाल हो गया, क्या हो गया, बवाल हो गया। सुनो, पहले तुम संचित निधि को ही समझो, और संचित निधि पे जो चार्ज होते हैं, भारित होते हैं, आकस्मिक निधि क्या होती है, इसको सुनो तुम, उसकी बात आगे चलेंगे ना। तो यहाँ पता नहीं कौन सी रामायण में सुनाता रहूँगा, समझ तुम्हारे आएगा कुछ नहीं कि सीता कौन है, राम कौन है, रावण कौन है। तो पहले संचित निधि, आकस्मिक निधि, उसको समझते फिर अपने मुद्दे पर लौट के आएंगे, ठीक है। एक बार पॉज करो, एक घूंट चाय पियेंगे।